नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत राजपूत आपका एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो हम हैं आज जो है हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या था दोस्तों, वोल्केनो। जिसका नाम क्या था दोस्तों, वोल्केनो। टॉपिक का नाम क्या था बेटा जी, वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी हमारा टॉपिक चल रहा था। अब बेटा जी उसके अंदर मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे चुका था कि ज्वालामुखी उद्गार होता कैसे है, क्यों होता है, और ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, क्या गैसेस निकलती हैं, और कौन से ठोस पदार्थ निकलते हैं, कौन से अर्ध तरल पदार्थ निकलते हैं, वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई थिंक मुझे अब उसकी क्विक रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आशा करता हूँ आप वो पिछली क्लास लगा के आए होंगे। तो उसी के बाद वोल्केनो को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी ज्वालामुखी के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ वोल्केनो। टाइप ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार। क्या पढ़ने वाले बेटा जी, ज्वालामुखी के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ज्वालामुखी के प्रकार जो है हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो बेटा ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं बेटा जी, ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, यानी कि उद्गार के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन यानी कि उद्गार के आधार पर। और दूसरा किस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी कि अवधि के आधार पर। क्या कहेंगे बेटा, अवधि के आधार पर। जो ऑन द बेसिस ऑफ जो इरप्शन है ना, ये बेटा फर्दर दो प्रकार का है। एक है क्रैक वोल्केनो, यानी कि फिशर्स वोल्केनो भी कहते हैं इसको, फिशर्स यानी कि दरारी ज्वालामुखी। क्या कहते हैं बेटा जी, दरारी ज्वालामुखी। क्या कहते हैं बेटा जी, दरारी ज्वालामुखी। और क्या होते हैं बेटा जी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। क्या कहते हैं बेटा जी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, ज्वालामुखी दो प्रकार के होते, देखो टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ रहे हैं। मुख्य तौर पे दो, इनको कैटेगराइज करें, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन यानी कि उद्गार के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी कि अवधि, टेन्यूर के आधार पर। आई बात समझ में। और जो बात करते हैं बेटा किसकी, अवधि के आधार पर, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है बेटा डोरमेंट वोल्केनो, जिसको क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है बेटा जी आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी कि आपका मृत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा जी। क्लियर है। मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ वोल्केनो बेटा जी मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन यानी उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दरारी ज्वालामुखी और केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी अवधि के आधार पर तीन ही भागों में बांटा गया है। एक एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक्सटिंक्ट यानी कि मृत ज्वालामुखी। तो बेटा जी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। ठीक है। किसके ऊपर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन यानी कि आपके उद्गार के आधार पर। तो उद्गार के आधार पर सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं बेटा जी, वो कौन सा होगा आपका, जो होगा दरारी ज्वालामुखी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी, दरारी ज्वालामुखी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी हम, हेडिंग डाल लो, दरारी ज्वालामुखी। क्या होगा बेटा, दरारी ज्वालामुखी। क्या होगा बेटा जी, दरारी ज्वालामुखी होगा। आई बात समझ में। क्या होगा बेटा जी, दरारी ज्वालामुखी होगा। अब बेटा जी दरारी ज्वालामुखी क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। दरारी ज्वालामुखी क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखो पहले मैं इसको लिख देता हूं ताकि फिर मैं बाद में इसको इजीली समझा पाऊं कि दरारी ज्वालामुखी क्या होते हैं। कि भूकंप के कारण, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा बेटा जी। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर
ठीक है। भूकंप के कारण पृथ्वी के धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरारों से होकर मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। पृथ्वी के धरातल पर बेटा जी आ जाता है। पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब समझना बेटा जी मैंने क्या समझाया। देखो कुछ इस प्रकार से ये धरती है। ये क्या है बेटा? धरती है। समझने का, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है। अब देखो ये धरती अपनी मैया है, माता जी है, ठीक है। अब धरती पे मैंने आप बताया था कि धरती पे क्या, मान लो कोई भूकंप आ गया, मान लो कोई भूकंप आ गया, और इस भूकंप से क्या होगा बेटा जी? इस भूकंप से क्या होगा बेटा जी? ध्यान दीजिएगा। भूकंप से क्या पड़ेगी बेटा? दरारें पड़ेगी। भूकंप से क्या पड़ेगी बेटा? ये दरारें पड़ेगी धरती पे। क्या पड़ेगी? दरारें पड़ेगी। अब बेटा जी क्या करता है कि जो मैग्मा होता है ना, धरती के नीचे क्या होता है? मैग्मा होता है। अब मैग्मा जब निकलना होता है ना, तो वो इन्हीं दरारों के माध्यम से होता हुआ क्या करता है? पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। क्या करता है? पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। अगर बेटा जी ध्यान दो, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। पहला, अगर जो ये लावा धरती के धरातल पर आकर गिरा, अगर ये पतले फोम में जमा, कितना पतले फोम में अगर ये जम गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको लावा मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको लावा मैदान कहते हैं। आई बात समझ में? अगर दूसरा केस, अगर इस लावा की परत मोटी मोटी जम गई, यानी कि मोटी परत, अगर इसकी मोटी परत अगर जम गई, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा पठार कह देते हैं। लावा पठार या फिर पठार कह देते हैं, ठीक है। लावा पठार या फिर पठार कह देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए, ये हो गया आपके दरारी ज्वालामुखी। क्या होंगे बेटा जी? आपके दरारी ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्लियर? यहां तक की कहानी। कोई किस्सा, कोई डाउट किसी प्रकार का? डाउट हो तो बेटा जी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो, जिसका नाम क्या है? जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ज्वाइन दिस, ठीक है। अगर किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा जी यहाँ पर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन फॉर्म में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो आपको वो चीज़ें भी यह हैं आपको आमतौर पे मिलती रहेंगी, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब बेटा जी बात करते हैं हम किसकी? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। हेडिंग डाल लो, केंद्रीय उद्गारी या फिर उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले क्या है बेटा जी? ये ज्वालामुखी। क्लियर? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? हम हेडिंग डालिए। सबसे पहला इसमें क्या पढ़ेंगे? हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई बेस्ड वोल्केनो। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई बेस्ड वोल्केनो। क्या लिखोगे बेटा? हवाई बेस्ड वोल्केनो। हवाई बेटा जी एक द्वीप का नाम है, जो कि यूएसए का द्वीप है। कैसा है? यूएसए का एक द्वीप है हवाई। HA ऐसे स्पेलिंग लिख ही देता हूँ बेटा, हवाई HAWAI। हवाई आइलैंड यूएसए का एक द्वीप है, उसी के नाम पर रखा गया है इसका क्या नाम? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो बेटा इस प्रकार के ज्वालामुखी में होता क्या है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा, फिर समझाऊंगा मैं इसको। इस प्रकार के ज्वालामुखी में, इस प्रकार के ज्वालामुखी में गैसों का अभाव होता है। क्या होता है? गैसों का अभाव होता है। जिसका गैसों का अभाव होता है, जिस कारण उद्गार के समय, जिस कारण उद्गार के समय विस्फोट नहीं होता। जिस कारण उद्गार के समय
विस्फोट नहीं होता, जिसके कारण विस्फोट जिस कारण उद्गार के समय विस्फोट नहीं होता। आप कहोगे सर ये क्या लिखा है? ध्यान से दीजिएगा, मैंने कहा इस प्रकार के ज्वालामुखी में ना गैसें ही नहीं होती। जब गैसें नहीं होंगी तो मैग्मा आराम से आएगा, चुपचाप से, देखो इस प्रकार से आएगा, ऐसे समझिए, ये धरती है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, बिल्कुल प्यार से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। चीज़ें क्योंकि टॉपिक थोड़ा टेढ़ा है, अच्छे अच्छे के परखच्चे उड़ जाते हैं समझने में, तो हम जो हैं इसमें बिल्कुल भी जो है कोताही नहीं बरतेंगे, बिल्कुल प्यार से हैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या नीचे मैग्मा है, धरती के नीचे क्या है बेटा जी? मैग्मा है। अब मैग्मा क्या करता है बेटा? जब इस प्रकार के मैग्मा प्यार से आएगा ऊपर, कोई विस्फोट नहीं करेगा, आराम से आएगा और आराम से आके यहाँ जम जाएगा, आराम से आएगा और आराम से आके यहाँ जम जाएगा। इस प्रकार का ज्वालामुखी क्या कहलाता है? आपका हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहलाता है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहलाता है। आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है कि गैसें नहीं होगी तो उद्गार कैसे होगा? बेटा समझो, अगर मैग्मा के अंदर गैसें होंगी ना, तभी वो क्या है, विस्फोट के टाइम पे आवाज करता है। जो 190 से 210 डेसिबल साउंड की आवाज आती है, वो गैसों की वजह से आती है। आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मूर्खों, बैल बुद्धि, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने अक्सर घरों में ये चीजें करी होंगी, जब मम्मी हमारी जो गाँव, मतलब गाँव कह रहे हैं, बाजार वगैरह से सब्जी लाती है, तो हमने बचपन में ये किस्से करे होंगे कि हम उस पन्नी में हवा भरते थे, फूंक भरी, उस पन्नी को पकड़ा और पटाक करके करते, तो आती थी पटाक की आवाज़। या फिर लिफाफा आता है, नॉर्मल सा लिफाफा होता है कागज़ का, हम उसमें फूंक भर के ऐसे करते हैं कि नहीं करते? या लेस की जो पैकेट हम खाते हैं उसको फूंक मार के फुला के करते हैं कि नहीं करते? तो वो पटाक सी आवाज़ किस चीज़ की आती है? उस पैकेट की आती है, क्योंकि उसके अंदर गैस थी, उस गैस को आपने बांध रखा था, जैसे ही उसको फोर्स लगाई वो फटा, तो उस गैस की वजह से आवाज आई। सेम किस्सा यहाँ पर चलेगा, क्योंकि नीचे मैग्मा क्या है, मैग्मा के अंदर गैस ही नहीं है, तो ये प्यार से आएगा और फैल जाएगा, बस बात खत्म। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब लिखो दूसरा। दूसरा कौन सा होगा बेटा जी? स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। क्या होगा बेटा जी? स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हमने करना है। अब इस प्रकार का ज्वालामुखी क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर इसके बारे में चीजें जो है डिटेल में पढ़ाऊंगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी में, इस प्रकार के ज्वालामुखी में कुछ गैसें पाई जाती हैं, कुछ गैसें पाई जाती हैं, कुछ गैसें पाई जाती हैं, जिस कारण विस्फोट के समय, जिस कारण विस्फोट के समय उद्गार की आवाज आती है, उद्गार की आवाज आती है। यानी कि उद्गार की आवाज तो आएगी पर कम आएगी। क्यों? क्योंकि गैस कम है, क्योंकि गैस कम है। वही है, आपने एक लिफाफे के अंदर हवा, जो पॉलिथीन होती है उसमें हवा ज़्यादा भरी, अब ज़्यादा हवा फूल के बड़ा हो जाएगा तो उसको फोड़ोगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगी। वही आप अगर छोटा, थोड़ी सी हवा भरोगे और उसको थोड़ी सी हवा में फोड़ोगे तो कम आवाज़ आएगी। वही कंसेप्ट तो क्या होगा, इसी प्रकार से। और वही होगा, मैग्मा क्या होगा, धरती के ऊपर आके फैल जाएगा, वही सेम कंसेप्ट चलेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा लिखिए, वोल्केनो बेस्ड ज्वालामुखी। वोल्केनो, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। अब इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होगा, इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं इसको समझाऊंगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी में, अरे बाप रे, क्या लिखोगे,
इस प्रकार के ज्वालामुखी में तीव्र विस्फोट के साथ, किसके साथ? तीव्र विस्फोट के साथ उद्गार होता है। क्या होता है बेटा? तीव्र विस्फोट के साथ, तीव्र विस्फोट के साथ क्या होता है? उद्गार होता है। तीव्र विस्फोट के साथ उद्गार होता है। आई बात समझ? उसके बाद क्या लिखोगे? मैग्मा, मैग्मा पहले से निर्मित, पहले से निर्मित परत को, पहले से निर्मित परत को उड़ाते हुए जाता है, उड़ा देता है या उड़ाते हुए बाहर आता है। आई बात समझ में? अब इस बात को समझना, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप इसको नोट कर लिए, पहले बेटा जी आप इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये मान लो आपकी धरती है, ठीक है? ये मान लो आपकी क्या है? धरती है। धरती है बहुत प्यारी और खूबसूरत सी, ये क्या है? धरती है। अब ध्यान दीजिएगा, धरती माता, ध्यान दो। इस धरती के नीचे मैंने बताया, धरती के नीचे क्या है? मैग्मा है। धरती के नीचे क्या है बेटा? मैग्मा है। कुछ इस प्रकार से जो है मैग्मा का अरेंजमेंट होगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा? मैग्मा का अरेंजमेंट होगा। अब मान लो पहली बार कोई उद्गार हुआ था, पहली बार कोई उद्गार हुआ था, उसने क्या करा? इस ये ऊपर क्या बन जाएगी? मैग्मा की परत जो लावा की परत होगी, बाहर के लावा बन गया ना, तो ये क्या यहाँ पर जम जाएगी। जब दूसरी बार जब कोई उद्गार होना होगा, मान लो दूसरी बार उद्गार होना था, तो दूसरी बार उद्गार होना था तो दूसरी बारी में क्या करा कि मैग्मा इसको टकराएगा, टकराएगा और इसको कहेगा कि तू हट जा, मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाना है। ये हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं तो क्या करेगा कि ये इस पूरी ही परत को क्या कर देगा? उखाड़ देगा और ऐसे जंप करके बाहर आएगा और यानी कि यहाँ जम जाएगा। जब तीसरी बार होगा, तीसरी बारी में क्या होगा? ये फिर तीसरी बारी में क्या होगा बेटा जी? तीसरी बारी में बाहर आएगा, आएगा, इसको बार बार फोर्स करेगा, बाहर हट जा, हट जा, ये नहीं हटेगा तो बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाने के बाद खुद बाहर आएगा और खुद जम जाएगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं? वोल्केनो बेस्ड जो होते हैं, वोल्केनो होते हैं, यानी कि वोल्केनो बेस्ड, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा जी हम? उसके बाद पढ़ते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। उसके बाद बेटा जी क्या पढ़ते हैं हम? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। नंबर डालो 4। क्या लिखोगे? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। क्या क्या बोलेंगे बेटा इसको? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी बोलते हैं इसको। अभी होता क्या है, आइए इसको समझते हैं कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होते क्या है। ध्यान दीजिएगा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी पे। तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं, फिर बाद में समझाता हूँ। तो क्या लिखोगे? इस प्रकार के ज्वालामुखी में, इस प्रकार के ज्वालामुखी पहले से निर्मित शंकु को, पहले से निर्मित शंकु यानी कोन को उड़ा देता है। क्या करता है? उड़ा देता है। इस प्रकार से क्या है? अत्यंत विनाशकारी। ये क्या है? अत्यंत विनाशकारी ज्वालामुखी। ये क्या है बेटा? अत्यंत क्या है? विनाशकारी, अत्यंत विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं ये। क्या है बेटा जी? ये अत्यंत विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्यारी क्या है? धरती है। ये क्या है बेटा जी? ये आपकी प्यारी क्या है? धरती है। ठीक है, ये धरती है, ये धरती है। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। धरती के नीचे क्या है? मैग्मा है। ठीक है, धरती के नीचे क्या है बेटा जी? मैग्मा है। ये मैग्मा है। अब ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा।
आई बात समझ में। ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहली बार जब मैग्मा आया, लो भैया बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इस मैग्मा ने क्या करा, ये मैग्मा पहली बार बाहर आया, बाहर आने के बाद ये यहाँ जम गया, और ये कुछ इस प्रकार से जमा कि इसने क्या बना दिया, अपना एक कोन बना दिया। इसने क्या बना दिया बेटा जी, अपना एक कोन बना दिया। आई बात समझ में। इसने क्या बनाया, अपना एक कोन बना दिया, यानी कि शंकु बना दिया। आई बात समझ में। इसने क्या बना दिया बेटा जी, आपका कोन बना दिया, यानी कि शंकु बना दिया। आई बात समझ में। अब जब दूसरी बार विस्फोट होना होगा, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि ज्वालामुखी एक बार ही विस्फोट होकर रुक जाएगा, साल 2 साल बाद, 2-3 साल बाद, 5 साल बाद कभी तो होगा। जब दूसरी बार विस्फोट होना होगा तो इसको पिंच करेगा, और ये क्या करता है, इतना जबरदस्त फोर्स लगाता है कि ये पूरे की पूरे को ऐसे उखाड़ देता है। ये पूरे की पूरे को उखाड़ के और यहाँ पर खुद अपना एक नया शंकु बना लेता है। यहाँ पर क्या बना लेता है, अपना अपना खुद का एक क्या बनाता है, शंकु बना लेता है। जब तीसरी बार विस्फोट होगा तो वो जो मैग्मा आएगा वो इसको उड़ा देगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार का ज्वालामुखी आपका क्या कहलाता है, इस प्रकार का आपका ज्वालामुखी कहलाता है दोस्तों क्या, आपका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। क्या कहलाता है दोस्तों, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहलाता है। चलिए, आपको ये बात समझ आ गई, तो अब इसमें नंबर डालो 5। फिर एक ज्वालामुखी आता है जिसका नाम क्या है, विसुविशियस। विसुविशियस विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी क्या कहेंगे बेटा, विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी, विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी कहेंगे। अब बेटा जी ये क्या होते हैं, विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी होते हैं, ये क्या करते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी, आप क्या लिखोगे बेटा, इस प्रकार के ज्वालामुखी पहले से निर्मित शंकु पर, पहले से निर्मित शंकु, यानी कि जो उद्गार के समय क्या बना, शंकु, ठीक है, पहले से निर्मित शंकु पर धूल व गैस के गोभी के आकार के, क्या बेटा, गोभी के आकार के बादल बना देता है। आई बात समझ में। धूल व गैस के, मान लो ये शंकु है, इसके नीचे क्या है, मैग्मा है, ये शंकु हो गया। जब उद्गार हुआ, क्या हुआ बेटा जी, उद्गार हुआ, लो भैया उद्गार हो गया, उद्गार हुआ, इसने ऊपर से इसकी चोटी से निकला, और इसने क्या करा, ऊपर इस प्रकार से गोभी के आकार का क्या बना दिया, एक बादल बना दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय आसमान में क्या बन जाते हैं, धूल के बादल बन जाते हैं, धूल व गैस के। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, आपके विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी, विसुविशियस बेस्ड वोल्केनो, विसुविशियस बेस्ड वोल्केनो। तो इस प्रकार से हमने केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी भी कंप्लीट कर लिए। अब कहोगे सर आप हमें अब ऑन टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नहीं बेटा, इससे कुछ स्थलाकृतियां भी बनती हैं, पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे जाएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, हेडिंग डालो, ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा, इस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, इस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां, इस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। तो बेटा इस प्रकार के ज्वालामुखी से 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। एक बनती है बेटा आंतरिक, क्या बनती है, आंतरिक स्थलाकृतियां। एक क्या बनती है बेटा जी, आंतरिक स्थलाकृतियां, ठीक है। और एक बनती है बेटा जी आपकी बाह्य स्थलाकृतियां। क्या बनेगी, बाह्य स्थलाकृतियां। क्या कहते हैं बेटा जिसको, बाह्य स्थलाकृतियां। आंतरिक मतलब धरती के नीचे, बाह्य मतलब धरती के ऊपर। आपके दिमाग में आएगा कि सर धरती के नीचे कैसे बन सकता है। बेटा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगानी है बेटा, है ना, बैल बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। शाबाश बच्चे हो आप, इंटेलिजेंट बना दिया मैंने आपको। अब ये धरती है ना, ये धरती के नीचे है। अब बेटा धरती के नीचे भी क्या होता है बेटा जी, जैसे मैग्मा कोई फूटा, है ना, जैसे ये कोई मैग्मा था, ये कोई बेटा जी मैग्मा था, ठीक है। अब मैग्मा क्या होगा, धरती से बाहर आएगा,
ये तो फूट के बाहर तो जम गया। अब धरती की यहाँ पर भी तो हल्की हल्की दरारें होती हैं, तो इन दरारों के माध्यम से यहाँ पर धरती के नीचे भी क्या करते हैं, ये जम जाते हैं धरती के नीचे। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है बेटा कि ये क्या करते हैं, जो ज्वालामुखी बंद भी तो होगा। आप देखते होंगे कुकर की सीटी होती है, कुकर की सीटी जब आती है तो कुकर की सीटी जब देते तो उसके निकालते होंगे तो उसके अंदर क्या सब्जी के दाने नहीं फंस जाते, उसको भी तो धोते होंगे, है ना। तो कुछ उस प्रकार का है, इसमें छिद्र होते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, वो क्या कहलाती है, आंतरिक स्थलाकृतियाँ। ऊपर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो तो हमने पढ़नी है। आई बात समझ में? आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आंतरिक स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं कि जब मैग्मा, क्या लिखोगे, जब मैग्मा धरती के धरातल के नीचे, धरती के नीचे लिखो सीधा, धरती के नीचे जम जाता है, जम जाता है, तो वह क्या बनाता है, तो वह आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनाता है। जब मैग्मा धरती के धरातल के नीचे जम जाता है तो क्या बनाता है, आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनाता है। तो लिखो जब लावा, क्योंकि धरती के ऊपर आता है तो क्या कहलाता है, लावा। जब लावा धरातल पर, धरातल पर जम जाता है, धरातल पर जम जाता है तो क्या बनाता है आपकी, ये आपकी क्या बनाएगी, बाह्य स्थलाकृतियाँ बनाएगी। बाह्य स्थलाकृतियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा नीचे धसी स्थलाकृतियाँ, कैसी बेटा, नीचे धसी स्थलाकृतियाँ। एक होती है बेटा ऊंची उठी स्थलाकृतियाँ, एक होती है बेटा ऊंची उठी स्थलाकृतियाँ। बाह्य स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, जब लावा धरती के ऊपर जम जाता है तो दो प्रकार की बनाता है स्थलाकृतियाँ, एक नीचे धसी, एक ऊपर ऊपर उठी हुई। और आंतरिक में क्या, धरती के नीचे ही जमेगा। तो आप हेडिंग डालोगे, आप आंतरिक स्थलाकृतियाँ, हेडिंग डाल लो आंतरिक स्थलाकृतियाँ, आंतरिक स्थलाकृतियाँ, आंतरिक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा जी, आंतरिक स्थलाकृतियाँ कहेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। जब धरती के नीचे, ध्यान दो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखना है आप लिख लो, मैं ये पॉइंट लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाने की बात करूँगा। जब धरती के नीचे मैग्मा गुमंदाकार आकृति में जम जाता है, जब धरती के नीचे मैग्मा गुमंदाकार आकृति में जम जाता है तो ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है बेटा जी बाथोलिथ। क्या कहा जाता है बेटा, बाथोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, बाथोलिथ कहा जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए, अगर धरती के नीचे मैग्मा, धरती के नीचे मैग्मा अगर छतरीनुमा आकृति में जमता है, किसनुमा, छतरीनुमा आकृति में जमता है तो ये क्या कहलाता है, तो बेटा जी तब इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है लाकोलिथ। इस प्रकार की क्या बनाते हैं, ये लाकोलिथ बनाता है। क्या कहते हैं, लाकोलिथ कहलाता है। जब धरती के नीचे मैग्मा तश्त्रीनुमा, किसनुमा, तश्त्रीनुमा आकृति में जमता है, किसनुमा बेटा जी, तश्त्रीनुमा आकृति में जमता है तो इसको क्या कहा जाता है, लैपोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैपोलिथ कहा जाता है। ये एक तरह की चट्टानें ही बनाता है, क्योंकि मैग्मा, जब मैग्मा हो चाहे लावा हो, मैग्मा हो चाहे लावा हो, इनके जमने से हमेशा चट्टान बनेंगे या पठार बनेंगे या मैदान बनेंगे, पर ये चट्टानें हैं सारी, पर ये धरती के नीचे बनती हैं। आई बात समझ में, क्लियर? अगर धरती के, अगर आप क्या लिखोगे, अगर धरती के नीचे मैग्मा अगर अपनति और अभिनति यानी कि जिग जैग मूवमेंट, अप एंड डाउन, क्या लिखोगे, अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति इस फॉर्मेट में जमता है, इस फॉर्मेट में जमता है तो इसको कहते हैं बेटा फाकोलिथ। इसको क्या कहा जाता है, फाकोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाकोलिथ कहा जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है? अच्छा जी, जब धरती के नीचे मैग्मा लंबवत जमता है, कैसा जमता है, लंबवत जमता है, लंबवत, बिल्कुल परपेंडिकुलर, लंबवत जम जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ से मैग्मा निकल रहा था उसी पाइप में ही जम गया, उसी पाइप में ही जम गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको डाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, इसको डाइक कहा जाता है।
आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, जब धरती के नीचे मैग्मा धरती के धरातल के बिल्कुल समानांतर जम जाता है, धरती के बिल्कुल, यानी कि इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर क्या है, जमीन की लेयर है, इसके ऊपर क्या है, जमीन की लेयर है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार का क्या कहलाता है, इस प्रकार का इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है सिल। क्या कहलाती है? सिल कहलाती है। आई बात समझ में? और यही जब जब ये धरती के नीचे मैग्मा इस प्रकार में जमता है, बिल्कुल इसी के आकार में, धरती के समांतर, पर ये क्या होता है, ये बेटा जी, ये बेटा जी क्या होता है, ध्यान दो, ये क्या होता है, ये सिल का छोटा रूप होता है, सिल का छोटा रूप, सिल का छोटा रूप क्या कहलाता है, सीट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल का छोटा रूप क्या कहलाता है? सीट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीट। इसको क्या कहते हैं? सिल। आई बात समझ में? ये हो गया सीट। आई बात समझ में? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई आपको? आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पृथ्वी के नीचे अगर मैग्मा गुंबदाकार आकृति में जमता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाथोलिथ। अगर धरती के नीचे मैग्मा छतरी नुमा आकृति में जमता है तो इसको कहते हैं लाकोलिथ। अगर धरती के नीचे मैग्मा तस्तरी नुमा आकृति में जमता है तो इसको कहते हैं लापोलिथ। अगर धरती के नीचे मैग्मा अप एंड डाउन यानी कि अपनति और अभिनति में जमता है तो इसको क्या कहते हैं? फाकोलिथ। अगर धरती के नीचे मैग्मा बिल्कुल लंबवत जमता है तो इसको कहते हैं डाइक। धरती के नीचे मैग्मा धरती के बिल्कुल समानांतर मोटी मोटी परतों में जमता है तो इसको कहते हैं सिल्क। और इसी सिल्क का छोटा रूप क्या होता है? सीट होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास का बेटा जी खूबसूरत तरीके से। ठीक है, ये तो क्या होगी बेटा जी, आपकी आंतरिक स्थलाकृतियां हो गई। अब बात करते हैं बेटा जी बाह्य स्थलाकृतियां की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? बाह्य स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियां। तो सबसे पहले बाह्य स्थलाकृतियां में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऊपर या फिर ऊंची उठी, ऊपर या फिर ऊंची उठी स्थलाकृतियां। ऊपर या ऊंची उठी स्थलाकृतियां। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं, इसको कहते हैं सिंडर कोन। क्या कहते हैं? सिंडर कोन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सिंडर शंकु। क्या कहते हैं बेटा? सिंडर शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको सिंडर शंकु कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं बेटा जी? इसको सिंडर शंकु कहते हैं। आई बात समझ में? अब क्या होता है सिंडर शंकु? शंकु क्या समझना, धूल कण से, धूल कण नहीं, लावा नहीं होता इसमें, धूल कण से के लिखो, धूल कण के जमने से, जमने से बनी स्थलाकृतियां, बनी स्थलाकृतियां। आई बात समझ में? और इसमें राख भी होती है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस टाइम पे राख भी निकलती है, क्योंकि गर्म होता है ना यार, राख भी तो निकलेगी निकलेगी। कुछ ऐसे पार्टिकल भी होंगे जो जल जाते हैं, उनकी राख बन जाती है। आई बात समझ में? तो सिंडर कोन क्या होता है? राख धूल कण के जमने से जो स्थलाकृति बनती है धरती के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? सिंडर कोन कहते हैं। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे आप? कंपोजिट कोन, परतदार शंकु। कंपोजिट कोन, हिंदी में कहते हैं इसको परतदार शंकु, परतदार शंकु। धरती के ऊपर ही बनते हैं। ये कैसे बनते हैं कि लावा, राख, धूल कण के जमने से, के जमने से बनी स्थलाकृति, बनी स्थलाकृति। ठीक है, मैंने क्या बताया? लावा, इसमें लावा नहीं होता, सिंडर कोन में लावा नहीं होता, पर कंपोजिट में लावा होता है।
याद रखना, बस सिंपल सा डिफरेंस है कि राख धूल कण यहाँ भी है, राख धूल कण यहाँ भी है, बस यहाँ पर लावा आ गया, यहाँ पर लावा अब्सेंट है। तो कंपोजिट और सिंडर में इतना ही डिफरेंस है कि क्या होता है दोस्तों, कि क्या होता है दोस्तों, ध्यान दो, मैंने ये बताया कि लावा राख धूल कण के जमने से जो स्थलाकृति बनती है बेटा जी, उसको क्या कहा जाता है, कंपोजिट कोन कहा जाता है। और इसको परतदार क्यों कहा जाता है दोस्तों, परतदार दोस्तों इसलिए कहा जाता है, परतदार दोस्तों इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बेटा, परतदार दोस्तों इसलिए कहा जाता है, क्यों बेटा जी, क्योंकि ये बार बार जमता रहता है, क्योंकि ये बार बार जमता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आता है फिर जम जाता है, आता है फिर जम जाता है, इस वजह से। आई बात समझ में, ठीक है। फिर आता है आपका नंबर 3, डालो परपोषी शंकु। क्या कहेंगे बेटा जी, परपोषी शंकु। क्या कहेंगे बेटा, परपोषी शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी, परपोषी शंकु कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा जी, इसको परपोषी शंकु कहेंगे। अब बेटा जी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई एक स्ट्रक्चर बनी हुई है ऐसे, क्या बनी हुई है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, समझने वाली बात है यहाँ पर। और ये कोन बना गया, क्या बना गया, एक कोन मतलब शंकु। इसने क्या बनाया, एक कोन बना दिया ऐसे करके, क्या बना दिया, कोन बना दिया। लो भैया ये कोन बन गया, ये कोन बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा जी, ध्यान दो, मैग्मा है धरती के नीचे, क्या है, मैग्मा है धरती के नीचे। अब बेटा जी क्या हुआ, मैग्मा क्या करेगा कि ऐसे आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एक और कोन बना देगा। दूसरी बार मैग्मा आएगा, यहाँ पर एक कोन बना देगा। तीसरी बार यहाँ पर एक कोन बना दिया, यहाँ एक कोन बना दिया। यानी कि क्या लिखोगे आप, मुख्य शंकु की ढाल पर अन्य शंकुओं का बन जाना। आप क्या लिखोगे बेटा, मुख्य शंकु की ढाल पर, मुख्य शंकु की ढाल पर, मुख्य शंकु की ढाल पर अन्य शंकुओं का बन जाना। क्या बन जाना, अन्य शंकुओं का बन जाना। ये क्या कहलाता है बेटा जी आपका, ये आपका कहलाता है परपोषी शंकु। आई बात समझ में। अच्छा बेटा जी एक चीज जो है वो बतानी है यहाँ पर, अरे कहाँ गया बे, देखो बाह्य स्थलाकृतियाँ, ठीक है, मैंने क्या, एक तो नीची दसी होती है, ऊंची उठी भी होती है। ये तो क्या होगी बेटा जी, आप ध्यान दो, ये तो किससे बनी है आपकी, जो बाह्य स्थलाकृतियाँ किससे बनी है आपकी, बाह्य स्थलाकृतियाँ किससे बनी है बेटा जी आपकी, ये बनी है इससे, कहाँ गया बे, ये केंद्रीय उद्गार से बनी है, ये केंद्रीय उद्गार से बनी है, याद रखना। जो बाह्य स्थलाकृति बनी है किससे, केंद्रीय उद्गार से बनी है, ठीक है। पर दरारी उद्गार से भी तो बनेगी ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, बिल्कुल बनेगी। तो लिखो दरारी उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। क्या लिखोगे आप, दरारी उद्गार से, क्या लिखोगे बेटा, दरारी उद्गार से निर्मित, दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ, निर्मित स्थलाकृतियाँ, दरारी उद्गार से निर्मित क्या है बेटा, ये स्थलाकृतियाँ हैं। तो सबसे पहले कौन सी लिखोगे आप, सबसे पहले लिख लो आप लावा मैदान। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लावा मैदान, यानी कि लावा का जो मैदान बनता है धरती का। तो आप क्या लिखोगे कि जब लावा धरातल पर, जब लावा धरातल पर पतली परत में जमता है, किस परत में, पतली परत में जमता है, पतली परत में जमता है, तो ये क्या कहलाता है, तो बेटा जी ये आपका कहलाता है लावा मैदान। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, लावा पठार। लावा पठार क्या होता है बेटा जी, कि जब लावा, मैंने क्या बताया, जब लावा धरातल पर, जब लावा धरातल पर मोटी परत में जमता है, किस रूप में, मोटी परत में, मोटी परत में जमता है, मोटी परत में जमता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, लावा पठार कहलाता है। पतली परत में होगा तो लावा मैदान, मोटी परत में होगा तो लावा पठार। आई बात समझ में। नंबर 3 एक होता है मेसा। मेसा क्या होता है, स्ट्रक्चर से बताते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर से बताते हैं, ध्यान दो। मान लो ये कोई चट्टान है,
ये कोई चट्टान है। इस चट्टान पे क्या हुआ, इसमें उद्गार हुआ, क्या हुआ, उद्गार हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लावा जम गया। यहाँ पर क्या जम गया, लावा जम गया। चट्टानों के ऊपर क्या जम गया, लावा जम गया। तो आप इसी को लिख लो, क्या होगा हमेशा, प्राचीन चट्टानों पर, प्राचीन चट्टानों पर लावा का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, विस्तार होना, विस्तार होना क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है मेसा। ये क्या कहलाता है बेटा, मेसा कहलाता है। आई बात समझ में। नंबर 4 लिखो बूटी, बाबा जी की बूटी, है ना। ये क्या होता है बूटी, ये मेसा का छोटा रूप होता है। क्या होता है बेटा, मेसा का छोटा रूप। मेसा का छोटा रूप क्या कहलाता है बेटा जी, आपका बूटी कहलाता है। आई बात समझ में। दरारी उद्गार से 4 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। पहला क्या बनेगा बेटा, स्थलाकृतियां मतलब जो धरती के ऊपर चीजें बनती हैं। लावा मैदान, मैदान जिस पे हम भागते दौड़ते हैं, ये मैदान कैसे बने, ये लावा के जमने से ही बने। अगर इसकी पतली पतली परत जमती है तो उसको क्या कहते हैं, लावा मैदान। मोटी परत जमेगी तो क्या कहेंगे, लावा पठार कहेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, आई बात समझ में, क्लियर है। और मेसा, प्राचीन चट्टानों का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाना, और प्राचीन चट्टानों पर लावा का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाना। और बूटी, अरे बाप रे, बूटी क्या होता है, बूटी होता है मेसा का छोटा रूप। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, कहाँ गया बे। अच्छा, तो मैंने ये नीचे नीचे बाह्य स्थलाकृतियां में मैंने ऊंची उठी स्थलाकृतियां करा दी, नीची उठी नहीं कराई। तो हेडिंग डाल लो बेटा, नीची धसी स्थलाकृतियां। ये बाह्य का है, ठीक है, ये बाह्य का है, हेडिंग डाल दो। सॉरी यार, ऊपर नीचे कर दिया कंसेप्ट, है ना, सॉरी। नीचे धसी, नीचे धसी स्थलाकृतियां, नीचे धसी स्थलाकृतियां, नीचे धसी स्थलाकृतियां। देखो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो ये कोई ज्वालामुखी है, ये मान लो आप ज्वालामुखी है, ये कोई ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इतना भयंकर विस्फोट हुआ, इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि जैसे मैग्मा आना था नीचे की, धरती के नीचे क्या है, मैग्मा है। धरती के नीचे क्या है, मैग्मा है। धरती के नीचे बेटा जी क्या है, मैग्मा है। इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि इस विस्फोट ने क्या करा, इस ऊपर वाले भाग को ही उड़ा दिया, इस ऊपर वाले भाग को ही उड़ा दिया। इसी को ही क्या कहा जाता है बेटा जी, इसको कहा जाता है क्रेटर। इसको ही क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। आई बात समझ में। इसको क्या कहा जाता है बेटा जी, क्रेटर कहा जाता है। आई बात समझ में। अच्छा जी, क्रेटर क्या होता है कि जब शंकु की मुख्य ढाल का इतना भयंकर विस्फोट हो जाए कि उस पर एक बहुत गहरा खड्डा हो जाए, उसको क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है, कोल्डेरा कहलाता है। आपने एक शब्द सुना होगा वोल्केनो में, कोल्डेरा। कोल्डेरा क्या होता है कि मान लो इतना खड्डा है, ये तो क्रेटर हो गया। अगर इतना बड़ा खड्डा हो गया तो ये इसका क्या बड़ा रूप है, तो कोल्डेरा, ये कोल्डेरा हो जाएगा, ये कोल्डेरा हो जाएगा, और ये क्रेटर हो जाएगा। बस इतना फर्क है, क्योंकि शेप आकार जो उसका बड़ा हो जाएगा तो कोल्डेरा कहलाता है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर अगर इसी क्रेटर के अंदर, अगर इसी क्रेटर के अंदर और छोटे छोटे क्रेटर बन जाएं, और छोटे छोटे क्रेटर बन जाएं, तो इसको क्या कहते हैं। इसी क्रेटर के अंदर छोटे छोटे और क्रेटर बन जाएं तो इसको क्या कहते हैं। तो इस छोटे छोटे क्रेटर को कहते हैं क्या, घोंसलादार। क्या कहते हैं बेटा जी, घोंसलादार क्रेटर। क्या कहते हैं बेटा जी, घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। मैंने क्या बताया कि पहले से निर्मित, लिख लेना, मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा तो आप लिख लेना इस बात को। पहले से निर्मित क्रेटर पर, पहले से निर्मित क्रेटर पर अन्य छोटे छोटे क्रेटर का बन जाना, तो वो क्या कहलाता है, वो घोंसलादार क्रेटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा जी, घोंसलादार क्रेटर कहलाता है। आई बात समझ में, ठीक है। पहले से निर्मित क्रेटर पर, पहले से निर्मित क्रेटर पर छोटे छोटे नए क्रेटर का बन जाना क्या कहलाता है, घोंसलादार क्रेटर कहलाता है। अगला पॉइंट लिखने का, जब मुख्य शंकु की ढाल पर, जब मुख्य शंकु की ढाल पर अन्य छोटे छोटे क्या बन जाने, क्रेटर बन जाते हैं,
छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्रेटर, यानी कि उसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, आश्रित क्रेटर। इसको क्या कहते हैं बेटा जी, आश्रित क्रेटर कहते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्रेटर कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्रेटर कहते हैं। आई बात समझ में। घोंसलादार क्या होते हैं, ये मुख्य क्रेटर के अंदर बनते हैं, मुख्य क्रेटर के अंदर बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और आश्रित क्या होते हैं, ये मुख्य शंकु की ढाल पे बाहर की तरफ बने होते हैं। आई बात समझ में, मुख्य शंकु की ढाल पर बाहर की तरफ बने होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आश्रित क्रेटर कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, इतना भारी भरकम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आज तक आपने ऐसा कोई कंटेंट पढ़ा ही नहीं होगा कि ये जितना मैंने पढ़ा दिया, और यकीन मानो जितना पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आना, अभी तो ये रहता है टॉपिक। अब लिखो टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टाइप ऑफ वोल्केनो, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि अवधि के आधार पर क्या बताने हमने, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो बेटा ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जी एक्टिव वोल्केनो, एक क्या होता है बेटा जी, एक्टिव वोल्केनो होता है। एक क्या होता है बेटा जी, एक्टिव वोल्केनो होता है। दूसरा कौन सा होगा बेटा, डोरमेंट वोल्केनो होता है। एक और बेटा डोरमेंट वोल्केनो होगा, ठीक है। एक क्या होगा बेटा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो होगा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। आई बात समझ में। हिंदी में एक्टिव वोल्केनो को कहते हैं बेटा जी सक्रिय ज्वालामुखी। क्या कहते हैं बेटा, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा जी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसको क्या कहते हैं बेटा जी, मृत या विलुप्त ज्वालामुखी, मृत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी, मृत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी, मृत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी। आई बात समझ में, मृत या फिर विलुप्त ज्वालामुखी पढ़ेंगे। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ आई। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ज़्यादा टफ तो बचा ही नहीं है। एक्टिव क्या होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव, मैं सिर्फ एक्टिव बताता हूँ पहले। एक्टिव क्या होते हैं, जिनमें लगातार क्या होता है, इरप्शन होता रहता है। जिन ज्वालामुखी में क्या होता है, लगातार उद्गार होता रहता है। लगातार क्या होता रहता है, उद्गार होता रहता है। जिसमें लगातार उद्गार होता रहता है, यानी कि कंटिन्यूसली क्या होती है, इरप्शन होती रहती है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ समय के अंतराल में, कुछ समय के अंतराल में, कुछ समय के अंतराल में उद्गार होता है। कुछ समय के अंतराल में क्या होता है, उद्गार होता है। कुछ समय के अंतराल में क्या होता है बेटा जी, उद्गार होता है। ये क्या कहलाते हैं, डोरमेंट। विलुप्त क्या होते हैं कि अब इनका कोई अस्तित्व खत्म हो गया, इनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। देखो, एक्टिव मतलब जिनमें लगातार उद्गार हो रहा है, डेली हो रहा है, डेली उद्गार हो रहा है, ये वाला। और जिनमें 2 महीने रुक के, 2 महीने छोड़ो, 6 महीने रुक के, साल रुक के, 2-2, 3, 5-5 साल में हो रहा है, 10-10 साल में हो रहा है, तो ये डोरमेंट में रखे जाते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जिनमें आज से हजारों करोड़ों वर्षों पहले उद्गार हुआ था। इसके हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं कि इसमें उद्गार हुआ था। तो अब उसमें क्या है, हजारों सालों से उद्गार नहीं हुआ है, भविष्य में इसके उद्गार होने की, विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, मृत ज्वालामुखी आ गया। किसे आ गया, मृत ज्वालामुखी आ गया। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, एक्टिव वोल्केनो। हेडिंग डालो बेटा, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो, हेडिंग डाल लो, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो की बेटा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। देखो, टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि
अवधि के आधार पर जितने ज्वालामुखी बताए हैं मैंने, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, इनकी कभी डेफिनेशन नहीं पूछता, इनके पूछता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लिखो आप, सबसे पहले लिखो माउंट स्ट्रैम्बोली। क्या लिखोगे बेटा? माउंट स्ट्रैम्बोली। माउंट स्ट्रैम्बोली वोल्केनो। बेटा माउंट स्ट्रैम्बोली जो वोल्केनो है ये कहाँ पर है? आप कहोगे सर माउंट स्ट्रैम्बोली वोल्केनो कहाँ पर है? आप कहोगे सर ये इटली के अंदर है, लिपारी आइलैंड पड़ता है वहाँ पर है। इटली के अंदर पड़ता है जिसका नाम क्या है? लिपारी द्वीप, लिपारी आइलैंड। कहाँ पड़ता है बेटा? लिपारी द्वीप में पड़ता है, जो कि इटली के अंदर है। कहाँ पर है बेटा जी? आप कहोगे सर इटली के अंदर है। आई बात समझ में? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा जी क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इस वाले ज्वालामुखी को, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है बेटा जी इसको? इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये ज्वालामुखी भूमध्य सागर में पड़ता है, और भूमध्य सागर में ही क्या है? इटली का लिपारी द्वीप है, जिसके अंदर जो है स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी है। अब इसमें क्या होता है? इसमें लगातार उद्गार हो रहा है। जैसे दिवाली में आपने अनार बम जलाया होगा, अनार बम लगातार देखते होंगे कि 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट के आसपास वो क्या है, वो उजाला सा कर देता है, होता है ना। तो इसमें क्या है, रात के टाइम पे ऐसा दिखता है ये ज्वालामुखी कि जैसे क्या है, इसमें आग की क्या है, ऐसे जैसे होता है ना, चिंगारियाँ उठ रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दूसरा लिखिए दोस्तों, माउंट ईटना। क्या लिखोगे बेटा? माउंट ईटना। माउंट ईटना कहाँ पर है बेटा? ये भी इटली के अंदर है, पर इटली के अंदर कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर है। कहाँ पर है बेटा जी? सिसिली द्वीप के ऊपर है। और सिसिली द्वीप कहाँ पर है बेटा? मैंने आपको भी बताया, इटली के अंदर है। क्लियर है? कहाँ पर है? इटली के अंदर है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं, तीसरा लिखो माउंट कोटोपैक्सी। क्या लिखेंगे बेटा? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी क्या होता है? ये भी एक ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों। ये कहाँ पर है? एक देश में है, उस देश का नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है बेटा? इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। जब मैं वो महाद्वीप कराऊंगा तो आपको बताऊंगा भी, महाद्वीप कराऊंगा तो बताऊंगा भी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल आप इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है वो लिख लीजिए, माउंट कोटोपैक्सी के बारे में। ये क्या है? विश्व का, क्या है बेटा जी? ये विश्व का सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है बेटा जी? विश्व का सबसे ऊंचा, ये क्या है बेटा जी? सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा बेटा? माउंट कोटोपैक्सी। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए, अगला लिखिए बेटा जी, अगला लिखिए, नंबर डालिए 4। अगला लिखिए ओजस डल सैलाडो। क्या नाम आएगा? ओजस डल सोलाडो। ओजस डल सोलाडो। ये बेटा जी कहाँ पर है? आपको दोस्तों ये अर्जेंटीना देश के अंदर है। कहाँ पर है मित्रों? अर्जेंटीना देश के अंदर है। अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर तो है ही। इसके बारे में क्या बात इंपॉर्टेंट है बेटा जी? इसके बारे में बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या है? विश्व का सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया कि विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ये ओजस डेल सोलाडो। आपको सर पिछला भी ऐसे ही कुछ लिखाया था बेटा, ये है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे आप अपने घर के अंदर हो, आप बचपन में क्या करते थे? अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ, आपका कद छोटा होता था, आप क्या करते थे?
आपके पापा या आपकी मम्मी आपसे कद में बड़ी होती थी, आप छोटे होते थे, आप बेड पे चढ़ जाते थे और कि देखो पापा मम्मी मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ, हो गया हूँ ना। तो उस हिसाब का कंसेप्ट लगाना है। ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको मान के चलो ये पापा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इसको मान लो बेटा है। ये किसी ऊंचाई पर चला गया और क्या बन गया, विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोनों में अंतर है बेटा जी, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए उसके बाद बेटा जी आप क्या लिखोगे, नंबर डालो 5, ठीक है। नंबर क्या डालोगे, नंबर डालोगे आप 5, ठीक है। नंबर क्या डालोगे बेटा, हाँ अभी टाइम है बेटा जी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना करो भाई, ठीक है। चलिए ओजस डल सोलाडो अर्जेंटीना, ठीक है। अच्छा जी नंबर डालो 5। नंबर 5 में आप बेटा जी क्या लिखने वाले हो, नंबर 5 में लिखो माउंट किलाइयो, माउंट किलाइयो, माउंट किलाइयो। ये बेटा पड़ता है यूएसए के हवाई द्वीप में। कहाँ पड़ता है, यूएसए का हवाई द्वीप, यूएसए यानी अमेरिका का कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा हवाई द्वीप। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसके बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यही होगा। आई बात समझ में। उसके बाद बेटा जी आप क्या लिखने वाले हो, नंबर डालो 6। उसके बाद लिखो मोना लोवा। क्या लिखोगे बेटा, मोना लोवा। मोना लोवा कहाँ है बेटा जी, आप कहोगे सर हवाई द्वीप में। ये भी कहाँ पर है, हवाई द्वीप में। कहाँ पर, यूएसए का। कहाँ पर है बेटा जी, ये भी यूएसए के अंदर है, ये भी यूएसए के अंदर है। इसके बारे में बेटा जी क्या लिखोगे, मोना लोवा के बारे में ये लिखोगे विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। आप कहोगे सर ऊपर क्या लिखा है, बेटा ये विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा सक्रिय, ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय है। दोनों में अंतर है, शब्दों में ध्यान दो। ये एरिया वाइज बड़ा है, ये एरिया वाइज बड़ा है, पर ये क्या है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। दोनों में अंतर है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, दिक्कत ठाक से करके आपको दिख रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, नंबर 7। बहुत ज़्यादा हो गया ना, है ना, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट करते हैं। लिखो बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। अब बेटा बैरन द्वीप कहाँ पर है, आप कहोगे सर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, भारत के अंदर। कहाँ पर है बेटा जी, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है बेटा जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, भारत के अंदर। और ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात भी लिख लेना कि जो ये है, ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। जिसका नाम क्या है बेटा जी, बैरन द्वीप इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में। आई होप आपको ये बात ही समझ आ रही होंगी। चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी अगर खूबसूरत तरीके से आपको समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया। फिर अगला क्या पढ़ते हैं हम, फिर पढ़ते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और बेटा जी डोरमेंट वोल्केनो क्या करेंगे हम, ये कल करेंगे। ये मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं डोरमेंट। तो ये किस में करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में, हेडिंग डाल के छोड़ दो। पर अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहीं नहीं जाना, कमर सीधी करो और फटाफट से आंसर दो, ठीक है। कमर सीधी करो फटाफट और आंसर दो। पहला क्वेश्चन, स्ट्रैम्बली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कहाँ पर है ये, इटली के लिपारी द्वीप पे। उसके बाद क्या लिखोगे आप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बे, चलिए लिखिए कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोवा। विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, किलाइयो।
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ठीक है। अच्छा जी, विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस del सोलाडो कौन से देश में है? अर्जेंटीना में है। आई बात समझ में? अर्जेंटीना विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 8वां, और साउथ अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आई बात समझ में? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि लावा जब धरती के धरातल में पतली परत में जमता है तो वो क्या कहलाता है? लावा मैदान कहलाता है। लावा जब धरती की परत पर मोटी परत में जमता है तो वो क्या कहलाता है? लावा पठार कहलाता है। लावा जब प्राचीन चट्टानों पर बड़े क्षेत्र में जमता है तो उसको मेसा कहते हैं। अगर छोटे रूप में छोटे क्षेत्र में जमता है तो बूटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रेटर क्या होता है? कि ये भूखंड में बनी हुई वह स्थलाकृति होती है जो भूकंप के कारण जो है एक बड़े क्षेत्र में बन जाती है। आई बात समझ में? कॉल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का बड़ा रूप होता है। घोंसलाधार क्रेटर क्या होते हैं? जो बड़े क्रेटर के अंदर अंदर की तरफ बने होते हैं। 19, आश्रित क्रेटर क्या होते हैं? जो मुख्य शंकु की ढाल पे बने हुए क्रेटर होते हैं उनको आश्रित डिपेंडेंट क्रेटर कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? क्रेटर प्रेटर हो गए, दरारी हो गए। ठीक है, किस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार के समय विस्फोट नहीं होता? हवाई तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता। तो बेटा 20 में से 20 आने चाहिए आपके। ठीक है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए क्लास में कि 20 में से 20 जो है आपके आने चाहिए। अगर आपके 20 में से 20 आ रहे हैं, क्योंकि अटेंशन से ही पता लग जाता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बेटा जी मैंने आपको बताया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो या फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टा पे हेमंत_0049, हेमंत_0049। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इसी प्रकार से जो हम पढ़ाते रहेंगे। अभी वोल्केनो ख़त्म नहीं हुआ है, इस लेक्चर में भी वोल्केनो ख़त्म होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद ख़त्म करने के बाद हम एटमॉस्फेयर जो चैप्टर हैं हम स्टार्ट करेंगे। मतलब टॉपिक जो होगा हमारा एटमॉस्फेयर करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।